हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने ग्राफ मेथड डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि ग्राफिकली दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसमें मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। तो देखें, आज हमने क्या सीखना है कि जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करने से पहले ही आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इनका सोल्यूशन क्या आने वाला है। अब सोल्यूशन के 3 केस तो मैंने ग्राफ में भी आपको बता दिए थे, जहाँ तो इनका यूनिक सोल्यूशन आता है, या फिर नो सोल्यूशन, या फिर इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही होती हैं तो वो यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो नो सोल्यूशन, और जब लाइंस ओवरलैप करती हैं तो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे यार, इनको देख के ही कैसे कंफर्म कर लें कि क्या सोल्यूशन आने वाला है। सॉल्व तो हम करेंगे, लेकिन अगर हमें पहले ही कंफर्म हो जाए तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हमारा क्या सोल्यूशन आने वाला है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो वही कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने तीनों क्वेश्चन वापस लिख रखे हैं, यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस पेयर को ध्यान से देखो, इस पेयर को ध्यान से देखो, और इस पेयर को ध्यान से देखो। इनमें बहुत ही कुछ खास बात है कोफिशिएंट से रिलेटेड। कोफिशिएंट्स का मतलब हो गया कि ये एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, वाई का यहाँ पे 3 है, और साथ में ये कांस्टेंट टर्म को भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या खास बात है वो आपको समझनी है। सर क्या खास बात है? देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कितना है? 1। और सेकेंड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। अगर आप इसकी रेशो बनाओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, ठीक है, यानी यहां पर रेशो बैठेगी 1/2। समझ आ रहा है? न्यूमिनेटर में क्या लिखा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। डिनोमिनेटर में क्या लिखा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो मेरे पास रेशो बनी 1/2। इसी तरह से y के कोफिशिएंट्स ले लो, y के कोफिशिएंट ले लो। सर उसमें भी 1 है, यहाँ भी 2 है। अरे सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है 3 और 6, इनके भी आप रेशो ले लो। सर 3/6 सर कैंसिल करेंगे, ये भी 1/2 आएगा। यानी आपने देखा 1/2, 1/2 और 3 और 6 को कैंसिल करके फिर कितना आ रहा है? 1/2। तो ये कौन सा केस था? थर्ड जो हमने ग्राफ बनाया था, थर्ड वाला, वो कौन सा केस था? लाइंस क्या कर रही थी? ओवरलैप। तो भाई ये जो यहाँ पर रेशो बन रही है, जब ये तीनों रेशोज इक्वल आती हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म्स की, जब आप रेशो बनाते हो, चाहे आप कोई भी इक्वेशन पहले लिख लो, जैसे ये लिखी है ना मैंने फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर लिखी है, आप सेकंड वाली फर्स्ट नंबर पर लिख दो, फर्स्ट वाली सेकंड नंबर पर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेशो तीनों की इक्वल आ रही है तो भाई वो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यानी वो लाइंस कैसी हैं? ओवरलैपिंग लाइंस हैं, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड कर रही हैं। सेम चीज आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट की ही आपने यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपका 1/2 कैसे आया? सर एक्स के कोफिशिएंट का रेशो लिया मैंने। फिर वाई के कोफिशिएंट का रेशो देखो, वाई के कोफिशिएंट, सर यहाँ भी 1/2 आ रहा है। और फिर लास्ट में देखो कांस्टेंट टर्म 5 और 8। ठीक है, 5/8। तो फर्स्ट 2 तो इक्वल है, लेकिन 5/8 उनके इक्वल नहीं आ रहा, यानी ये नॉट इक्वल हो गया। यानी एक्स और वाई का जो रेशो बनेगा कोफिशिएंट्स का, वो तो इक्वल आएगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स का रेशो होगा वो इक्वल नहीं आ रहा। अब बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने किया था, ये कैसी लाइंस आई थी? तो ये पैरेलल लाइंस आती है। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो उसमें क्या है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट का जो रेशो है इक्वल होता है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो उनके इक्वल नहीं बैठ पाता। कांस्टेंट की जो रेशो है वो उनके इक्वल नहीं आती। तो इस केस में हम बोलते हैं कि यार ये लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, और इनका नो सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब देखो फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या हो रहा है? अरे फर्स्ट में तो ऐसा हो रहा है यार, इसका रेशो बनाया सर 2/1, सर दूसरे का रेशो आया सर 3/1, और ये फर्स्ट 2 ही नॉट इक्वल आ रहे हैं, तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। वो इक्वल आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट 2 ही जो रेशो बनी ना एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स की, वही इक्वल नहीं आ रही हैं। तो ये जो कंडीशंस है, ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? यूनिक सोल्यूशन की। और लाइंस की अगर बात करें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यूनिक सोल्यूशन है और इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, तो क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं तो हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, ये वाली आपकी पैरेलल लाइंस थी, ये ओवरलैपिंग लाइंस थी, और यहाँ पे मैंने रेशो से भी बता दिया। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन करने लगे हो, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगे हो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, आपको एक पेयर दे दिया गया है, प्लीज 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 ये रेशो बना लिया करो। मैंने देखा है बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं रैंडमली। ठीक है, कई बार आना होता है नो सोल्यूशन, फिर भी वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे होते हैं।
कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ही इन कंडीशंस को देख लें, इसमें कितना ही 4 to 5 सेकंड्स लगते हैं यार देखने में, कुछ नहीं करना यार, एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, वाई के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, देखना है रेशो इक्वल बैठ रहा है, अगर इक्वल बैठ रहा है तो कांस्टेंट टर्म को भी डिवाइड कर लो, तो वो भी इक्वल आ गया तो ओवरलैपिंग हो जाएगा। फर्स्ट टू इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, नो सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आए तो यूनिक सोल्यूशन है, माने एक्स और वाई की एक एक वैल्यू निकलेगी। तो आपको 10th क्लास में इन्हीं टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, तो आपको यूनिक सोल्यूशन वालों को ही सॉल्व करना होता है। तो ग्राफ मेथड में हो सकता है इनके लिए भी बोल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यू विल टेक 4 to 5 सेकेंड्स टू चेक। तो सॉल्व करने से पहले चेक कर लिया करो सॉल्यूशंस कैसे आने वाले हैं। ओके डियर, तो ये थे हमारे लास्ट टाइम के 3 क्वेश्चन जिनको हमने ग्राफिकली सीखा कैसे हमको सॉल्व करते हैं, और साथ में यहाँ पर थोड़ी सी हमने कंडीशंस को समझ लिया कि क्या कंडीशंस होती हैं, कोफिशिएंट्स हम कैसे पहले ही बता सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही बता सकते हैं कि उनका क्या सोल्यूशन आने वाला और वो लाइन्स कैसी होंगी। ठीक है, अब इसी को जर्नलाइज करेंगे। ठीक है, जर्नलाइज मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशंस ले लेंगे और वहां पर हम प्रॉपर कंडीशंस लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि हम उन सॉल्यूशन की बात करेंगे कि वो कैसा निकलने वाला है। इनकंसिस्टेंट का भी मैं यहाँ पर मीनिंग आपको बताऊंगा और कंसिस्टेंट क्या होता है इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस लिख लो। सर लिख ली, a1x प्लस b1y। अब जो c1 है ना, यहाँ तो इक्वल के राइट साइड रखो या लेफ्ट साइड रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क तब पड़ता है फर्स्ट इक्वेशन का आपने कांस्टेंट राइट साइड रखा है लेकिन सेकंड का लेफ्ट साइड रखा है, तब प्रॉब्लम है। दोनों को एक ही साइड रखना है, जहाँ लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड रख रहा हूँ उसको। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, सर a2x प्लस b2y प्लस c2। ओके, तो दिस इज व्हाट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके सॉल्यूशंस की हम बात करने लगे हैं, रेशो की हेल्प से, कोफिशिएंट जो है हमारे पास उनकी हेल्प से हम बात करने लगे हैं कि इनके सॉल्यूशंस कैसे आने वाले हैं, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है कि x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो बराबर नहीं बैठता है। उस टाइम पे आप बोलेंगे जो हमारी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी x और y की सिर्फ एक एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, इफ दिस देन यू कैन राइट गिवन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम बोले तो ये जो सिस्टम लिखा है 2 इक्वेशंस का, गिवन सिस्टम ऑफ, किसका सिस्टम है, पेयर ऑफ, गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल is consistent and has यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ में ये भी लिखना है लाइंस, ये जो 2 इक्वेशन है ये बेसिकली लाइंस हैं, फिर आपने लिखना है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सब कुछ इस स्टेटमेंट में आ गया। अब देखो यहाँ पर कंसिस्टेंट जो वर्ड आया है मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। देखो, जब भी आपने 2 इक्वेशंस यहाँ पे साथ में लिखी है ना, अगर वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो एक चाहे इनफिनाइट, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब उन दोनों को एक साथ रख सकते हो, एक साथ रखने के बाद उस सिस्टम में से कोई सोल्यूशन निकल रहा है। जैसे आप मानो क्लास में 2 बच्चे एक डेस्क पे हमने बिठा दिए। ठीक है, 2 बच्चे क्लास में एक डेस्क पर बिठा दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं, बहुत नॉटी हैं, वो क्लास को पढ़ने ही नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो उन दोनों को जो एक साथ बिठाया है ना, जो सिस्टम आपने बिठाया, उन दोनों को एक साथ बिठाने का जो सिस्टम बनाया है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे, नो पढ़ाई। तो क्या करेंगे, वो जो दोनों एक साथ बिठाए हैं उस सिस्टम को आप बोल देंगे अरे यार इनकंसिस्टेंट, इनको हटाओ, इसकी जगह दूसरा बच्चा बैठाओ कि आराम से पढ़ पाओ। तो जब पढ़ाई हो रही है तो आप बोलेंगे अरे दोनों बच्चों को जो एक साथ बिठाया है, इसका मतलब ये जो सिस्टम आपने दोनों बच्चों को एक साथ बिठाने का रखा है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट बोले तो जब सोल्यूशन निकल रहे हैं। तो यहां पर जब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं एक साथ रखी हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रही आपको, कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रही,
कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं, तो आप बोलेंगे ये सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट, यार इस इक्वेशन को इसके साथ आप नहीं रख सकते क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं दे रही है। तो उस वक्त हम बोलेंगे ये सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो वो पैरेलल लाइन के केस में होता है। तो जब भी आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है या एक से ज्यादा सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो देन वी कैन से द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सोल्यूशन निकल रहा है। कंसिस्टेंट मतलब होल्ड करता है वो सिस्टम, कुछ प्रोवाइड करता है। ओके डियर, चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट केस कि जब ये रेशो इक्वल नहीं होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑफ टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, यानी सोल्यूशन मिलेगा, और कैसा मिलेगा, हैज यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। साथ में लाइंस के बारे में अगर बात करें, ग्राफिकली इसको समझे तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट्स। तो ऐसा लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ऐसा लिख दो। इंटरसेक्टिंग तो ओवरलैपिंग होती है, तो वन पॉइंट मेंशन कर दो। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन ऐसे लिखो, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों को इक्वल ले लिया हमने। ठीक है, जब तीनों रेशो इक्वल आ गई तब क्या होगा, अभी बताया ऊपर, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी लाइंस क्या है, ओवरलैपिंग। सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, सेम स्टेटमेंट लिखना आपको, द गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल इज अगेन कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट ही होगा, क्यों, सोल्यूशन तो मिल ही रहा है ना, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट है। जब भी सोल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, देन द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, एंड हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, और लाइंस के बारे में बात करें, अगर ग्राफिकली इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें तो ग्राफिकली ये लाइंस को कैसे बता रही हैं, लाइंस आर ओवरलैपिंग। ठीक है, लाइंस कोइंसाइड्स विद ईच अदर। ठीक है बेटा, लाइंस कोइंसाइड्स विद ईच अदर। तो ये थी सेकंड कंडीशन। नंबर थ्री क्या बताया, a1 अपॉन a2 तो b1 बाई b2 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट का रेशो है, कांस्टेंट का जो रेशो है वो इक्वल नहीं आएगा, इन दोनों के इक्वल नहीं आएगा। तब क्या है, देन गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा, यानी वो कोई सोल्यूशन आपको नहीं देगा, इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन, फुल स्टॉप। ठीक है, और लाइंस के बारे में बात करें, ग्राफिकली इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें तो ये कंडीशन ग्राफिकली क्या बता रही है आपको, लाइंस कैसी हैं, लाइंस आर पैरेलल, नो पॉइंट इन कॉमन, दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। दैट्स ऑल। तो भाई ये तीनों कंडीशंस को याद रखना है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व कर रहे हो पहले कंडीशंस को देख लिया करो, सॉल्यूशन कैसा आने वाला है। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। जैसे ऊपर मैंने बता ही दी है, ऊपर मैंने वैसे भी बता दिया, वैसे भी अगर आप कोई भी इक्वेशंस ले लो, लेट आई एम टेकिंग 5x प्लस 5y इक्वल टू 7, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 3x माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैंने बोला कांस्टेंट टर्म या तो लेफ्ट साइड कर दो दोनों, या दोनों राइट साइड कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन जो है वही लेना होता है उनका। ठीक है, दोनों बट एक साइड होनी चाहिए, अगर एक साइड नहीं है फिर तो प्रॉब्लम रहेगा। तो सबसे पहले आप इनको ठीक करके लिखो, तो 7 को मैं उधर ही रखता हूँ, सेकंड इक्वेशन में मैं 8 को वहाँ ले जाता हूँ, तो ये हमारा आ गया प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रेशो चेक कर लो, अगर आप इन इक्वेशन को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यू कैन टेल मी a1 सर 5, b1 5, c1 7। ठीक है, a b c, देखो जो c1 है ना वो राइट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, जो जिस साइड में है और उस टाइम पे उसका जो साइन है वही लेना होता है। ठीक है, जैसे 7 अभी हमने राइट साइड रखा है तो प्लस का, तो इसको प्लस का ही लेना है। जब आप इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, तब -7 ही लेना है, 7 नहीं लेना तब। ठीक है, तो a2 3, b2 -6, c2 8, आगे सारे कोफिशिएंट। अब क्या कंडीशन थी ये, सर a1 अपॉन a2 में फाइंड करता हूँ, सर 5/3 आया,
सर b1 बाई b2 फाइंड करेंगे, सर 5/-6 आया। सर ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा, सर इक्वल ही नहीं आ रहा, तो c1 c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप लिख देंगे हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज व्हाट? कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। फिर वो जो यूनिक सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करना है? चाहे ग्राफिकली कर लो, चाहे जो अभी जो मेथड हमने 3 सीखने हैं, चाहे उन मेथड से कर लो, फिर हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो चेकिंग मैंने की है, इट विल टेक हार्डली 4 to 5 सेकेंड्स। अगर पूछी है फिर तो करनी है डिटेल में, अगर नहीं पूछी तो फिर भी अपने लिए इन कंडीशंस को चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सफिशिएंट है ये एग्जाम्पल यूनिक के लिए। एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। लेट आई एम टेकिंग 2x + 3y = 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई दूसरी लाइन ले लेता हूँ। लेट आई एम टेकिंग 8x एंड 12y = 5। अब आप बताओ जल्दी कैसी इक्वेशंस है? ठीक है, a1 b1 c1 निकालोगे, a2 b2 c2 निकालोगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट उनका वैल्यू लिख रहा हूँ। व्हाट इज a1 बाय a2? सर 2/8, सर कैंसिल किया 1/4। सर b1 बाय b2 सर कितना आएगा? सर 3/12, कैंसिल किया 1/4। सर इक्वल आ रहा है इक्वल, तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा क्या? c1 बाय c2 दिख रहा है वैसे आपको, निकाल के बट देख लेते हैं। c1 बाई c2 4/5, तो भाई फर्स्ट 2 तो इक्वल आ गए, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे? सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज व्हाट? इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है। ठीक है, द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन। इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर मैं लाइन्स इनकी बनाऊंगा तो कैसे आएंगी? पैरेलल लाइन्स आएंगी। कैसे आएंगी? पैरेलल लाइन्स आएंगी। ठीक है, ओवरलैपिंग लाइन्स वाले में क्या होता है कि यार वो सेम ही इक्वेशन होती है। ठीक है, वो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है ना, वो जो सेकंड है, वो सेम ही होती है। ध्यान से देखना, मैं अभी एग्जांपल सेट करता हूँ। देखो मैंने लिखा x + y = 4। दूसरी इक्वेशन में क्या लिख रहा हूँ? 2x + 2y = 8। देखने में आपको लग रहा है ये अलग अलग है, लेकिन ये सेम ही इक्वेशन है। कैसे? देखो इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 8 से कैंसिल होने के बाद तो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली ही बच जाएगी ना। तो क्या होता है इन्फिनाइट में? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो रेशो सेम ही बैठी होती है, जिनके कोफिशिएंट क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो आई होप इसको आप कर सकते हैं। तो बच्चे ये कंडीशंस याद रखना। आज का जो लेक्चर इन्हीं कंडीशंस पे था, इनको अच्छे से समझ लेना इन कंडीशंस को। ठीक है, एक्सरसाइज जो हमने अभी स्टार्ट करनी है, अभी मैं टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूँ, तो जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तब मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।